सर कॉलिन कैंपबेल। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों को इस नाम से जितनी चिढ़ है उतना ही ब्रिटिश इतिहासकारों को प्रेम। अगस्त के मध्य में उनके कलकत्ता आने के बाद पासा पलटना शुरू हो गया। पूर्ण दमन के बाद अंग्रेज चाहे कुछ भी लिख लें, लेकिन अगर भारतीयों के पास कुशल नेतृत्व की कमी थी तो अंग्रेजों की भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। कलकत्ता में बैठे लॉर्ड कैनिंग में इतनी शक्ति नहीं थी कि कानपुर, लखनऊ या दिल्ली जाकर एक बार हालात समझ लिया जाए। उनकी फौजी ट्रेनिंग थी भी नहीं कि युद्ध रणनीति बना सके। कंपनी के 60,000 सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वह कुछ न कर सके। क्रूर दमन तो सैन्य हल है, प्रशासनिक सूझबूझ नहीं। वह चाहते तो बागी सिपाहियों, जमींदारों, राजाओं, धर्म प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर एक हल ढूंढ सकते थे। अगर 1857 के बाद भी अंग्रेजों का शासन ही रहना था तो यह दोतरफा नरसंहार अवांछनीय था। कोलिन कैंपबेल अफीम युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध और क्रीमिया युद्ध में कमान संभाल चुके थे। भारत में उन 65 वर्ष के कमांडर का नाम ही पड़ गया था, बूढ़ा खबरदार। उनका पहला लक्ष्य था दिल्ली जीतना, जिसकी तैयारियां अब बढ़ा दी गई। 11,000 सिपाहियों को दिल्ली भेजा जा चुका था। सितंबर के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में लगातार गोलीबारी चल रही थी। भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश सेना को न सिर्फ रोक रखा था, बल्कि उनके 300 से अधिक सैनिक मारे गए थे। लेकिन अंग्रेज अब आर या पार की लड़ाई कर रहे थे। 15 सितंबर को निकोलसन अजमेरी गेट तक हमला करने वाले थे। ब्रिगेडियर जोन्स काबुल गेट, लेफ्टिनेंट कैंपबेल कश्मीरी गेट से होते हुए जामा मस्जिद, मेजर रीड किशनगंज और पहाड़ीपुर, और इन सब के पीछे बैकअप के लिए ब्रिगेडियर लॉन्गफील्ड और ग्रांट। इतनी तैयारी के बाद भी भारतीय सिपाहियों ने ऐसे हमले किए कि वे एक भी दरवाजा भेद पाने में असमर्थ हो रहे थे। वे सीढ़ियां लगाकर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे और मारे जा रहे थे। निकोलसन अजमेरी गेट तक पहुंच नहीं पाए और ब्रिगेडियर ग्रांट को गोली लग गई। सर्जेंट कारमाइकल मारे गए। उनके घुड़सवारों के लगभग 100 घोड़े घायल हुए और अब उनको पैदल आगे बढ़ना पड़ रहा था। उस समय निकोलसन ने फैसला किया कि वह वापस नहीं लौटेंगे और कुछ दर्जन भर सिपाहियों के साथ काबुल दरवाजे से आगे बढ़ने लगे। वो एक तलवार लिए दिल्ली की सड़क पर निकल गए जब छत से एक निशानेबाज सिपाही ने निकोलसन को गोली मार दी। निकोलसन का गिरना ब्रिटिश सेना के लिए एक बड़ा झटका था। घायल निकोलसन को किसी तरह उठाकर कश्मीरी दरवाजे तक लाया गया और टीले पर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। न सिर्फ निकोलसन बल्कि मेजर रीड भी बुरी तरह घायल हो चुके थे। कैंपबेल जामा मस्जिद पहुंचने में नाकाम रहे। भारतीयों ने ब्रिटिश सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी भारतीय मोर्चे पर हताशा हावी हो रही थी। अंग्रेजों को नगर में घुसते देखकर उन्हें हार का खतरा दिखने लगा। बादशाह लाल किले को छोड़कर हुमायूं का मकबरा चले गए। एक खुफिया रपट आई कि कई सिपाही दिल्ली छोड़कर मथुरा की ओर निकल रहे थे। यह खबर पूरी तरह गलत नहीं थी। 17 सितंबर को जब ब्रिटिश सेना आक्रमण के लिए आई तो प्रतिरोध कम था। उन्होंने जल्द ही चांदनी चौक पर कब्जा कर लिया। 2 दिन बाद तो दिल्ली वीरान नजर आ रही थी। ऐसी आसान जीत की कल्पना उन्होंने भी नहीं की थी कि हजारों सिपाही इस तरह से अचानक गायब हो जाएंगे। एक वर्णन है कि बख्त खान अपनी बरेली छावनी के साथ उस समय तक मौजूद थे और बादशाह के जाने के बाद उन्होंने लौटने का फैसला कर लिया। जब लाल किला ही वीरान हो गया तो सिपाही आखिर अब क्या बचाते। जब मैं भवानी छाता पहुंचा तो पूर्बिया सिपाहियों की बड़ी भीड़ अपनी बंदूक फेंक कर कह रही थी, भाई हम हार गए हैं, अब हमें लौटना होगा। मैं जामा मस्जिद होते हुए चावड़ी बाजार पहुंचा। वहां लाठी बोतल लिए भीड़ खड़ी थी। उन्होंने कहा फिरंगी मस्जिद में घुस रहे थे और जब लोग रोकने के लिए खड़े हुए तो गोलियां चला दी। कुछ देर बाद मुझे हर तरफ लाशों के ढेर दिखने लगे। यूरोपीय और सिख लाल किले और जनाने के अंदर घुसकर लूटने लगे। जो कुछ भी कीमती दिखा उठा लिया गया। मुगल दीवान ए खास के तख्त पर पहले बैठने के लिए सिपाहियों में स्पर्धा होने लगी। 20 सितंबर की शाम अंग्रेजों द्वारा जामा मस्जिद के चबूतरे पर शराब पीकर नाचते हुए जश्न मनाया गया। दिल्ली वालों को घर से निकालकर सड़क पर मारा गया। सिर्फ कच्चा चालान में 1400 आम नागरिकों को मारने का जिक्र मिलता है। कईयों को परेड कराकर किले तक लाया गया और गोली मार दी गई। अगले दिन जनरल विल्सन ने दीवान ए खास में अपना मुख्यालय बना लिया। कैप्टन हडसन ने कहा, मैं अभी जाकर बहादुर शाह और उसके शहजादों को पकड़ कर लाता हूँ।